फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आज की हमारी कहानी की तरफ। फेसबुक वाला प्यार अंतिम भाग। साथ ही अगर कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल ढेर सारी कहानियां को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जब रेखा ताई के कोठे पे रोमा अपने आप को बचाने के लिए सब पर गोली चलाती है तो एक गोली उसके दिल के पास भी लग जाती है और वो बेहोश हो जाती है। अब आगे। जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं बेसुध और बेबस साहिल साहिल पुकार रही थी। मैंने अपना पूरा जोर लगा दिया और चीखने लगी, छोड़ दो मुझे, मैं साहिल को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, छोड़ दो मुझे। इस चीख के साथ मैं उठकर बैठ गई। सामने साहिल कह रहा है, लेट जाओ रोमा, लेट जाओ। मैं हॉस्पिटल में थी, मैं जिंदा थी, साहिल मेरे सामने था। बिना सवाल ही मेरे सामने सारे जवाब थे जो मेरी रूह को बेतहाशा खुशियां दे रही थे। मैं समझ पा रही थी कि मैंने कर दिखाया है, मैंने अपना प्रण पूरा कर लिया है। और मैं देख पा रही थी कि साहिल मेरे माथे को चूम रहा है। फिर साहिल ने मेरे गाल पे हाथ फेरते हुए कहा, रोमा, डॉक्टर ने तुम्हें बात करने से मना किया है। आज पूरे 3 दिन के बाद तुम्हें होश आया है। फिर से एक बार सुनो, डॉक्टरों ने तुम्हें बात करने से मना करने के लिए कहा है। मैंने जैसे ही साहिल से कहना चाहा, साहिल ने अपने हाथ मेरे लबों पर रख दिया और कहा, चुप। बोला ना, बिल्कुल चुप, कुछ भी मत बोलो। मैं तुम्हारी आंखों में सब पढ़ रहा हूँ। मैं शायद इस दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान हूँ जिसे तुम जैसी लड़की मिली। अब तुम्हारी कोई बात नहीं मानूंगा। कर ली ना अपने मन की। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जी नहीं पाता यार। उसकी बातों से और उसकी आंखों से बेपनाह मोहब्बत बरस रही थी। मेरी खुशियों ने सारी सीमा लांघ दी थी। साहिल मेरे सर को सहलाते हुए अपने रुमाल से मेरे बहते हुए आंसू पोंछ रहा था। उसने अपने मोबाइल निकालकर उसका फ्रंट कैमरा ऑन किया और मेरे सामने दिखाते हुए कहा, देखो तो जरा कैसी दिख रही है मेरी खूबसूरत रोमा। मैंने देखा मेरे काजल मेरे आंखों के चारों ओर बिखर गए थे। मैं रोते रोते हंसने लगी। तभी इंस्पेक्टर खान वहां आ गए। मैं उन्हें देखकर डरती उससे पहले ही उन्होंने कहा, रोमा, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने जो कुछ भी किया है अपनी इज्जत को बचाने और अपनी आत्मरक्षा के लिए किया है। मैंने चार्जशीट में लिख दिया है कि उस रेखा ताई ने आपको अगवा किया था। आपने साहिल से मदद मांगी थी और आपको काबू में करने की कोशिश करते हुए रेखा और उसके 2 लोग मारे गए हैं। उसके कोठे को पूरी तरह सील कर दिया है। हमने आपकी हिम्मत की वजह से वहां से कुल 100 लड़कियों को रेस्क्यू किया है। उन सब के लिए आप देवी के अवतार में उतरी हैं। सब ने आपके हक में गवाही दी है। फिर उन्होंने साहिल की तरफ सर घुमाते हुए कहा, आप बहुत खुश नसीब हो मिस्टर साहिल, जो आपको इन जैसी बहादुर लड़की मिली है। साहिल मुस्कुरा रहे थे। मैं भी बहुत खुश थी। मैंने इंस्पेक्टर खान से थैंक यू सर कहा तो उन्होंने मुझे चुप करते हुए कहा, रोमा, आप मुझे नहीं अपने इस मिस्टर साहिल को थैंक्स कहो। अगर इन्होंने उस पुराने थानेदार का तबादला नहीं करवाया होता तो शायद मुश्किलें आसान से कम नहीं होती। साहिल ने मुझे आंख मारी। मैं हंसने लगी। फिर साहिल ने मुझे दरवाजे की तरफ इशारा किया। मेरे पिता और माँ मेरे सामने खड़े थे। खुशियाँ छलकाती आंखों से मैं रोने लगी। आज मुझे मेरी पूरी दुनिया मिल गई थी। ना जाने कब तक मैंने अपने पिता माँ को गले से लगाए रखा। आज साहिल से मेरी शादी को पूरे 2 साल गुजर चुके हैं। मेरी एक फूल जैसी 1 साल की बेटी है। मेरी छोटी सी फैक्ट्री अभी भी ज्यादा बड़ी तो नहीं है, पर अब तेजी से फल फूल रही थी। लेकिन सबसे खास बात ये थी कि अब भी इनमें सारी बेसहारा और चोट खाई हुई मगर मजबूत लड़कियां थी। ये सब कितना हसीन है। जिंदगी जब आपसे बहुत कुछ छीनती है तो बहुत कुछ लौटाती भी है। इन 2 सालों के मीठे ख्यालों में गुम मैं भूल गई थी कि प्याज कढ़ाई में जलने लगी थी। साहिल ने आवाज देकर मुझे मेरे ख्यालों से बेदखल करते हुए कहा, जाने मन, प्याज की जली हुई सौंधी खुशबू से सारा घर महक उठा है। वैसे बेबी जी बना क्या रही है? मैंने उप्स कहते हुए जल्दी से गैस बंद किया और कढ़ाई को उतारती हुई साहिल से बोली, पहले नहीं आ सकते थे? देखो तो प्याज जल गई और आपको इसमें से भी सौंधी खुशबू आ रही है। सब आपकी वजह से हुआ। उसने अपने दोनों हाथों को पीछे से मेरे कमर में रखा और बड़े प्यार से कहा, बेबी साहिबा, प्याज आप चला रही थी, मैं नहीं। मैं गुस्से से उसकी तरफ मुड़ी और कहा, अच्छा मेरी गलती, रुको बताती हूँ।
साहिल हंसते हुए भागने लगा और फिर हंसते हुए हम दोनों पलंग पर गिर गए। फिर मैंने साहिल से कहा, साहिल, मैं सोच रही थी कि जॉन के लिए इतनी सजा काफ़ी है। अब वो समझ सकता है कि क्या होता है एक औरत होना। साहिल ने मुझे देखा और कहा, तो चलो उसे आज़ाद कर दो। उसने तुम्हें 2 साल कैद में रखा और अब वो पिछले 2 सालों से तुम्हारी कैद में है। मैं मुस्कुराई और कहा, हाँ, डॉक्टर ने मुझे खबर भिजवाई थी कि अब वो बिल्कुल बदल गया है। मगर? साहिल ने झट से पूछा, मगर क्या? मैंने कहा, उसे आज़ाद करने से पहले एक बार मैं उसे देखना चाहती हूँ। मैं और साहिल मेरी प्यारी गुड़िया बेटी नेहा को उसके नाना नानी के घर ले जाने के लिए निकल पड़े। मगर ये तो सिर्फ एक बहाना था। असल में मेरी आंखों में उस जॉन को देखने की जिद थी। इसीलिए मैंने साहिल से कहा, साहिल, पिताजी के घर जाने वाले रास्ते में ही कहीं उस जॉन को बंद करके रखा गया है। साहिल ने कहा, उसे पुलिस के हवाले कर देती तो अच्छा होता। मैंने एक लंबी सी सांस ली और कहा, वो कानून का नहीं, मेरा मुजरिम है साहिल, इसलिए उसे उस हाल में ला दिया है कि अब औरतों की मर्यादा करना कभी नहीं भूलेगा। और हाँ, एक बात और, मैंने ऐसा कोई सुराग नहीं छोड़ा जिससे कि वो कभी समझ पाए कि उसके इस हाल के पीछे कौन है। बस मैंने उसे फोन किया था और वो मेरे जाल में फंसता चला गया। साहिल, उस इंसान ने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी को महज एक तमाशा बना दिया था। उसकी वजह से कई लड़कियां अपनी जान गंवा चुकी हैं। और मुझे बीच में ही रोकते हुए साहिल ने कहा, बस करो बेबी, मुझे खुशी है कि तुम उसे आज़ाद कर रही हो। वैसे भी हम ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट होने वाले हैं। अच्छा देखो, हमारी मंजिल आ गई। अपने चेहरे पे नकाब लगाती हुई मैं उस घर के तरफ बढ़ गई। साहिल ने आवाज देकर कहा, जल्दी आना। मैं उस मकान तक पहुंच चुकी थी। वहां मेरी मुलाकात डॉक्टर वशिष्ठ से हुई। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, तो आप ही हो ना हीना? खुश नसीब हूँ, मैंने सोचा नहीं था कि आपसे मुलाकात हो भी पाएगी। मैंने कहा, जी डॉक्टर साहब, ये हमारी पहली और आखिरी मुलाकात है। आपके लिए एक आसान काम था। मुझे पूरा यकीन था कि आप मेरे लिए कर देंगे। शुक्रिया। डॉक्टर वशिष्ठ ने मुझे कहा, मैडम, ये काम मैंने पैसों के लिए किया है। मेरे अकेले की बस की बात नहीं थी। ये तो मेरे डॉक्टरों की पूरी टीम का नतीजा है। हमारा तो काम ही यही है। हमने अब तक अनगिनत ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के द्वारा इसकी काला बाजारी बड़े पैमाने में होती है और हम तो इसके बस एक छोटे से हिस्सा भर हैं। खैर, आप उस खिड़की से उस जॉन को देख लीजिए। इससे वो बाहर तो नहीं देख सकता, मगर आप अंदर देख सकती हो। अंदर से लोहे की जाली लगी है ताकि वो गिलास को तोड़ ना पाए। मैं अंदर एक रूम में गई और डॉक्टर वशिष्ठ के बताए खिड़की की तरफ मुड़ गई। मैंने देखा जॉन अब पूरी तरह से जानवी बन चुका था। उसके लंबे सिल्क बाल, बड़े सुडौल उभार और पीछे के हिप्स भी बड़े हो गए थे। उसके हाथों में खूबसूरत चूड़ियां, कानों में बड़े झुमके और पैरों में पायल भी थे। उसकी आंखें, उसकी स्किन, उसकी पतली कमर बहुत ही मुलायम लग रहे थे। उसने रेड कलर का एक छोटा सा घाघरा चोली पहन रखा था। उसके होठों की लिपस्टिक, माथे की बिंदिया और सीने की दरार साफ झलक रही थी। वो बिल्कुल एक लड़की बन चुका था। मैंने उसकी नजाकत को कुछ देर निहारने के बाद उस डॉक्टर की तरफ देखा। उसने बिना मेरे कुछ पूछे ही बताना शुरू कर दिया। क्या देख रही हूँ मैडम? ये सब पॉसिबल हुआ है मेडिकल साइंस की वजह से। जब ये यहाँ आया था तो 25 साल का रहा होगा, मगर अब शायद 27 से 28 साल का होगा। पूरे 20 महीने हमने इस पर हार्मोन चेंज थेरेपी किया था और एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने से इसके अंदर लड़कियों वाली सारे गुण आ गए हैं, जैसे कि शर्माना और सजना संवरना इत्यादि। इसके कुछ महीने के बाद हमने इसका ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी किया और फाइनली इसका वो भी अब लड़कियों वाला है। बस बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मैंने डॉक्टर को रोकते हुए कहा, डॉक्टर साहब, ये सब मुझे मत बताइए। ये बताइए कि क्या इसने आपको देखा है? डॉक्टर वशिष्ठ ने कहा, नहीं, अब तक मैंने इसे बेहोशी वाले इंजेक्शन और बंदूक के खौफ में ही रखा है, लेकिन अब इसका क्या करना है? मैंने कहा, अच्छी बात है, अब आप इसे रानी महिला आश्रम के पास छोड़ दीजिए। आपको इनाम मिल जाएगा। और हाँ, ये 30,000 रुपए भी इसके बैग में रख देना। डॉक्टर ने झट से कहा, मगर मैडम, आपने तो कहा था कि इस हाल में पहुंचाकर आप इसे दर्द देंगे और खत्म कर देंगी। मैंने सीधे लफ्जों में कहा, मैंने इरादा बदल दिया है, इसीलिए तो मैंने इनाम देने की बात की। रकम आपके हॉस्पिटल के दान पेटी में पहुंच जाएगी। बस ख्याल रहे कि ये सही सलामत वहां तक पहुंच जाए, वो भी आज रात ही। और हाँ,
इस घर के बारे में इसे कभी पता नहीं चलना चाहिए, समझ गए ना? डॉक्टर ने चापलूसी वाले अंदाज में कहा। हीना मैडम, कभी जरूरत पड़े तो याद करना। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपने कार की ओर बढ़ गई। साहिल ने कार का दरवाजा खोला और कहा, हो गई तो अब चलें? वैसे कैसा दिख रहा था पूछूं या कैसी दिख रही थी पूछूं? हम दोनों हंसने लगे। हमारी कार अब मेरे मायके की ओर बढ़ने लगी थी। माँ और पिताजी से मिलकर बहुत खुशी हुई थी। फिर ना जाने उनसे कब मुलाकात होती। 2 दिन मायके की यादें बटोर कर हम वापस अपने घर आ चुके थे। आज मैं और साहिल बहती हुई गंगा की एक खूबसूरत से ब्रिज में खड़े होकर उसकी बहती धारा को निहार रहे थे। मैंने साहिल से कहा, साहिल, कितना अजीब है ना, गंगा माँ की कोई गलती नहीं होती, मगर फिर भी लोग इन्हें मैली कर देते हैं। साहिल ने मेरे उड़ते हुए बालों को मेरे कान के पीछे करते हुए कहा, और तुम रोमा, तुम भी इस गंगा की तरह हो। कोई कितना भी कुछ कर ले, गंगा को छू तो सकता है, मगर उसकी पवित्रता को कभी मैला नहीं कर सकता। वैसे बैग तैयार कर लो, हम लंबे समय के लिए जाने वाले हैं। मैं खुश थी, मुझे साहिल जैसा जीवन साथी मिला था। मैंने साहिल से कहा, साहिल, मैंने पता किया है, जानवी उस महिला आश्रम में थी और शायद बहुत दिनों के बाद उसने पूरे कपड़े पहने होंगे। अब उसे एहसास होगा कि समाज की छिछोरी नजरों से बचने में कैसा लगता है। उसे उसके किए की सजा मिल गई, बस एक काम बाकी रह गया है। साहिल ने हैरत से मुझे देखा और पूछा, अब कौन से काम की बात कर रही हो? मैंने साहिल के हाथों को सहलाते हुए कहा, हाँ साहिल, एक काम, जिस डॉक्टर ने जॉन के साथ ऐसा किया है वो। साहिल ने कहा, क्या बात कर रही हो? सही कह रही हूँ, उसे भी उसके किए की सजा मिलनी चाहिए ना। उसने ना जाने कितनी ही जिंदगियों को गैर कानूनी रूप से कुचल डाला है, सिर्फ पैसों के लिए। उसने ना कभी मुझे देखा ना जाना, बस पैसों के लिए मेरे बताए काम करता रहा। साहिल ने कहा, मगर रोमा, उसके पास तुम्हारे खत हैं, संदेश हैं। मैंने हंसते हुए कहा, खत? किसने कहा? मैंने कुछ ही बार उसे खत भेजा था, वो भी प्याज के अर्क से लिखकर, जिसे पढ़ने के लिए उसे आग में जलाना पड़ता है। वो खत अब राख है साहिल, क्योंकि उसे बस जलते हुए ही पढ़ा जा सकता है। साहिल की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने मुझसे पूछा, तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने बड़े धीरे से कहा, क्योंकि मेरे पास जो मोबाइल था ना, अरे वही जिसका नंबर मैंने तुम्हें दिया था, उसमें इंटरनेट भी था। मैंने उसी में पढ़ा था कि छुपी हुई खत लिखने का आसान तरीका यही है। इस पर साहिल ने मुस्कुराते हुए मुझे देखा और पूछा, चलो मान लिया कि वो लोग मुजरिम हैं, मगर तुम साबित कैसे करोगी? बोलो बोलो, अब बोलो। मैं खिलखिलाकर हंसने लगी और अपने बैग से उसी मोबाइल को निकाला और कहा, ये देखो, ये वही मोबाइल है। उस डॉक्टर की सारी बातें मैंने इसमें छुपाकर रिकॉर्ड कर लिया था। इंस्पेक्टर खान, मैंने कहा, यस। और फिर मैंने उस वीडियो का एक हिस्सा, जिसमें डॉक्टर वशिष्ठ अपने ही जुर्म को साफ साफ बता रहे थे, उसे इंस्पेक्टर खान को फॉरवर्ड कर दिया। इंस्पेक्टर खान ने वीडियो देखते ही रिप्लाई किया और लिखा, आप कौन हो? मैंने जवाब दिया, आपकी शुभ चिंतक, और उस मोबाइल को बंद करके गंगा को समर्पित कर दिया। और अब साहिल का हाथ थामे मैं जिंदगी की दूसरी चुनौतियों से लड़ने के लिए आगे बढ़ गई। आज की हमारी ये वेब सीरीज यहीं पर खत्म होती है। बताइएगा कि आपको ये सारी कहानी कैसी लगी, और ऐसी ही ढेरों कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। थैंक यू।